नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। वैचारिक जड़ता का शिकार विपक्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष अपने प्रत्याशी के माध्यम से एक सांकेतिक विरोध व्यक्त करता है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं कर पाया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को भाजपा ने सामाजिक संदेश देने का माध्यम बना दिया। दोनों पदों पर उसने अपने प्रत्याशियों के जरिए सामान्य रूप से सर्व समाज और विशेष जाति समूह को संदेश दिया। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को अब तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। कांग्रेस और अन्य दल इस अवसर का विपक्षी एकता के लिए भी लाभ उठाने में विफल रहे। एकता के बजाय ये चुनाव विपक्ष के बिखराव की कहानी कहते हुए नजर आए। इन दोनों चुनावों से देश की राजनीति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। वे एक ऐसे आदिवासी महिला हैं जो अपनी क्षमता से इस सर्वोच्च पद पर पहुंच रही हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा बड़ा पद पाने के बाद अपने समाज के लोगों से, उसके व्यवहार से होती है। झारखंड का राज्यपाल रहते उन्होंने आदिवासियों के हितों के विरुद्ध अपनी ही सरकार का हाथ रोक दिया था। पद से हटने के बाद मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाकर सुखमय जीवन यापन करने के बजाय उन्होंने लौटकर अपने लोगों के बीच काम करने की प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली जितनी समझ में आती है, उससे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू के इस कदम ने उनके चयन में निर्णायक भूमिका निभाई होगी। द्रौपदी मुर्मू ने उस उक्ति को गलत साबित कर दिया। ना ही को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाही मद नाही। राजभवन से निकलकर वह गांव इस तरह पहुंच गई जैसे इस बीच कुछ हुआ ही न हो। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के जरिए प्रधानमंत्री ने देश में काफ़ी समय से चल रही एक साजिश को नाकाम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हिंदू समाज को तोड़ने का एजेंडा नया नहीं है। सैकड़ों साल से इसकी कोशिश हो रही है। अब तो यह हिंदू फोबिया का रूप ले चुका है। इसमें देश के अंदर ही नहीं, बाहर की भी ताकतें शामिल हैं। इस मामले में दो स्तर काम कर चल रहा है। जनजातियों के मतांतरण का अभियान ईसाई मिशनरियों आज़ादी के पहले से चल रही है। स्प्रंग के 10 साल के शासन में इसमें तेजी आई। इन मशीनरियों के विदेशी चंदे की कड़ाई से जांच करके मोदी जी सरकार ने इसे धीमा करने की कोशिश की है। जैसे जैसे मतांतरण पर शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे हिंदू विरोधी दूसरी रणनीति पर काम तेज किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जनजातियों को हिंदू समाज से अलग किया जाए। इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि जनजातियों के लोग हिंदू नहीं हैं, वे सरना धर्म के अनुयायी हैं। सरना धर्म को मानने वाले प्रकृति की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा एक स्थापित सत्य है, पर उन्हें हिंदू समाज से अलग करने के लिए सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार की जनगणना में मजहब के कालम को उसका भी उल्लेख हो। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर सबसे पहले भगवान शिव मंदिर के शंकर के मंदिर में जाकर सफाई की और दर्शन किए। इसके बाद भी उनसे उनका धर्म पूछा गया। उन्होंने कहा कि वह हिंदू हैं। इस पर हिंदू विरोधी उसकी आलोचना करने लगे। ऐसे तत्वों से निपटने के लिए भाजपा ने तय किया है कि 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव का परिणाम घोषित होने और 25 जुलाई के शपथ ग्रहण तक देश के 1,36,000 जनजाति बहुल गांवों में समारोह आयोजित होंगे। यह लड़ाई आसान नहीं है। इसके लिए जनजातीय समाज के लोगों में जागरूकता का अभियान चलाने की जरूरत है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन में होने से इसमें आसानी होगी, क्योंकि अपने समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा है वह उन्होंने अर्जित स्वयं की है।
इसलिए किसी बाहरी की तुलना में अपने लोगों के बीच उनकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर भी भाजपा ने एक बड़ी किसान जाति को संदेश दिया है कि उसकी नज़र में उनका बहुत महत्व है। चौधरी चरण सिंह और देवीलाल के बाद जगदीप धनखड़ जाट समाज के तीसरे व्यक्ति होंगे जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचेंगे। धनखड़ के चयन में भी मोदी और उनकी पार्टी ने योग्यता से कोई समझौता नहीं किया। उस उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी योग्यता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बात राजनीतिक सूझबूझ की हो या संविधान और कानून की विशेषज्ञता, धनखड़ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा अपनी सभी पूर्ववर्तियों से 20 ही बैठेंगे, 19 नहीं बैठेंगे। वास्तव में मोदी के ये फैसले दीर्घकालीन योजना के तहत लिए जा रहे हैं। एक मुद्दे वाली भाजपा को मोदी ने 3 बड़े मुद्दे वाली पार्टी बना दिया है। पहला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरा सामाजिक न्याय एवं उन्नयन और तीसरा सुशासन। मुद्दों की ये त्रिवेणी ऐसी है जिससे अब भाजपा क्षेत्रीय दलों से भी निपटने में सक्षम हो गई है। क्षेत्रीय दलों के शिकंजे वाले उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2 बार 2/3 बहुमत मिलना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। भाजपा की यह बड़ी कमजोरी थी, इसके लिए वह क्षेत्रीय दलों से मुकाबले में मात खाया जाया करती थी। अब उसने इसका भी तोड़ खोज लिया है। विपक्ष ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार उतारे, उनका केंद्रीय संदेश यही है कि भारत का समूचा विपक्ष वैचारिक जड़ता की गिरफ्त में है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा सत्तारूढ़ दल का ही उम्मीदवार जीतता है। विपक्ष अपना उम्मीदवार वैचारिक पक्ष को देश के सामने रखने और एक सांकेतिक विरोध के लिए करता है। लेकिन आखिर विपक्ष यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर भाजपा से वैचारिक लड़ाई कैसे लड़ सकता है? भाजपा के रिजेक्ट नेता के अलावा विपक्ष को पूरे देश में कोई मिला ही नहीं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर विपक्ष अपनी एकता बनाए रखने में भी विफल रहा। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए विपक्षी दलों की बैठक में ममता बनर्जी ने केवल आई, बल्कि शरद पवार को फोन उठाने से भी मना कर दिया। इस चुनावी प्रक्रिया से भाजपा ने संगठन के भौगोलिक और सामाजिक विस्तार का रास्ता प्रशस्त किया। विपक्ष के हाथ में जो था वह भी रेत की तरह फिसल गया। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य। इस समाचार के लेखक है प्रदीप सिंह।